जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो आपको सुनना ज़रूरी है। इसमें एक बहुत ही बड़ा एक थ्रेट भी है, आपको जानकारी भी है, और मुझे लगता है कि जितने बेहतर तरीके से जिनको मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो में वो बता सकते हैं वो शायद ही कोई बता सकता है। तो बिना कुछ देर किए हुए इस वीडियो को देख लेते हैं, और इसके जो अलग अलग पहलू हैं उनको जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अभी एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 2047 तक भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या पूरी जानकारी है, क्या पूरी इसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, उसको देखते हैं। बिना कुछ देर किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि 2047 में भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है, या कहिए जिसको कि इस्लाम की भाषा में इस्लामिक उम्मत बनने वाला है। यानी कि जो पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा था वो कंप्लीट होने वाला है। और कौन इसको कंप्लीट करने जा रहा है? जी हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये देखिए मैं क्या बता होता रहा है था आपको। कि कल एक रेड होती है पटना में, और वहां पर कुछ लोग पकड़े जाते हैं। वो कुछ ट्रेनिंग इत्यादि दे रहे थे। और वो कौन है? एक है मोहम्मद जलालुद्दीन, जो दरोगा है, झारखंड पुलिस से रिटायर हुए हैं। दरोगा का मतलब होता है एसआई लेवल का अफसर, सब इंस्पेक्टर लेवल का अफसर। तो ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दरोगा झारखंड पुलिस के, ये मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, और उनके साथ में एक अतहर परवेज जनाब, जो पूर्व में सिमी के मेंबर थे। तो बार बार जब ये कहा जा रहा है, और एनआईए भी अपनी रिपोर्ट में बता रही है होम मिनिस्ट्री को लगातार 2017 से, है कि सिमी वाले अपना रूप बदल कर पीएफआई में दाखिल हो गए हैं, तो अभी तक एमएचए ने कुछ किया नहीं है। अब हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक संभवतः जयपुर डायलॉग्स अकेला है जिसके पास ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, जो 7 पृष्ठ का ये डॉक्यूमेंट है, वो है। तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाता हूं और बताता हूं कि इसमें क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे कि 2047 तक भारत जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। ये पीएफआई वाले जो कर रहे हैं, पहले आरएसएस करते थे, लेकिन अब देखिए आरएसएस के पास ऐसे कोई भी एजेंडे नहीं थे, ना ही आरएसएस दुनिया के लिए कोई आतंकवादी संगठन था। लेकिन पीएफआई जो है वो तो भारत में एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान का पूरा एजेंडा लेके चल और रहा है। इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है, जो इनकी प्रस्तावना है, उसमें बहुत कुछ तो जो सच्चर कमेटी में लिखा गया है, सच्चर कमेटी की जो प्रस्तावना है, उसके जो कुछ कंक्लूजन है वो निकाल लिए गए। और ये बताया जा रहा है कि साहब कि किस तरह से मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, उनको नौकरियां इत्यादि नहीं मिल रही हैं, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें कहके। और फिर उसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई है उस प्रस्तावना में, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो महत्वपूर्ण बात उस डॉक्यूमेंट में यह कही गई है कि इस्लाम भारत में कभी भी बहुसंख्यक नहीं था, लेकिन उसके उपरांत भी इस्लाम ने भारत पर सैकड़ों वर्षों तक राज्य किया है। इसलिए हमें बहुसंख्यक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि केवल 10% मुस्लिम पीएफआई के सदस्य बन जाएं, तो हम 2047 तक जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, जो हमारी टैक्टिक्स हैं, उनके माध्यम से हम इस्लामिक राज्य यहाँ पर स्थापित कर देंगे। मैं डेस्क से कहूंगा कि कृपया आप इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पर। वो आवश्यक है लोगों को जानने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है और हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मामला आता है। वो इंटरेस्टिंग मामला आता है कि इसके बाद फिर वो अपनी स्ट्रैटेजीज आउटलाइन करते हैं। 4 स्टेजेस बताते हैं इस स्ट्रैटेजी की, रणनीति की। 4 स्टेजेस और बताते हैं उसके कि बाद कैसे फिर बनने वो का। अपनी तकनीक यानी टैक्टिक्स जो है वो बताते हैं। तो पहली स्टेज में क्या करना है? जो पहली स्टेज में वो ये बताते हैं कि ये देखिए, ये है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ये है डॉक्यूमेंट। और सेकुलर इसमें लोगों को आप सुनना चाहिए स्क्रॉल ये डाउन चीज़। करें, डेस्क वो स्क्रॉल लोग बोलते हैं ना स्क्रॉल कि डाउन हिंदू करके राष्ट्र जो बन जाएगा, अब तुम्हें इस्लामिक राष्ट्र में रहना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी तब वाला है तुम्हें पुस्तक, समझ में ये है। आएगी और इसको आप हमने अपने बुक सारी सेक्शन में चीज़ें। डाल दिया है। आप हमारे बुक सेक्शन से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा हमारी जो
वेबसाइट है, लेकिन फिर भी एक बार पुनः आपको बता दूं, www.thejaipurdialogues.com/book सकते हैं, चाहे तो उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो इसका जो प्लान है, पहला जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी कहती है, ये पेज नंबर 3 पर है, स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इस्लामिक रूल। इस्लामिक रूल तक पहुंचने की क्या स्टेजेस हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इसमें पहली स्टेज क्या बताते हैं कि पहली स्टेज ये है कि हम सबसे पहले अपने आप को हर ऐसी स्थान पर इस्टेब्लिश कर लें जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, और उनको सबको पीएफआई के झंडे के तले हम उनको एकत्रित कर लें, और उसके बाद पीएफआई के झंडे के तले एकत्रित कर लें उनके मसलक और उनके जो दूसरे संगठन हैं उनके उसको दरकिनार करके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्शुअल एफिलिएशन, ये शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। फिर ये कहते हैं कि इसके लिए उनको लगातार मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, यानी उनकी जो शिकायतें हैं, उसको तो उनको बार बार आप याद दिलाते रहें, उनको रिमाइंड करते रहें, यू रिमाइंड देम ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। और जहां कोई शिकायत नहीं है, जहां कोई समस्या नहीं है, वहां पर ऐसी शिकायतों को, ऐसी समस्याओं को आप क्रिएट करें, एस्टैब्लिश ग्रीवेंसेस वेयर देयर इज नन। यदि आपने मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया पढ़ी है, जहां पर नहीं है वहां पर खुद क्रिएट करनी समझ जाएंगे कि जो पूरी की पूरी जो प्लेबुक थी पार्टीशन की, जो टूल किट थी पार्टीशन की, भारत के विभाजन की टूल किट से इसमें कितनी समानता है। बिल्कुल इसी तरह उस समय भी प्लानिंग की गई थी खिलाफत आंदोलन के आरंभ से, और उस समय उनको सहायता में महात्मा गांधी जी मिल गए थे। अब ये भी देखना पड़ेगा कि अब महात्मा गांधी कोई उनको मिलते हैं कि नहीं, कोई ब्रिटिश उनको मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी और ब्रिटिश यदि नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं बन पाता उनका। फिर उसके बाद कहते हैं कि साइमल्टेनियसली वी हैव टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक आइडेंटिटी अमंग एवरीवन बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एन इंडियन, की भारतीय होने से आगे चलकर उनको इस्लामिक आइडेंटिटी उनमें सब में स्थापित करनी है। बिल्कुल वही बात जो जिन्ना कहा करता था, ध्यान है आपको, कि हम मुसलमान पहले हैं और हिंदुस्तानी बाद में है, तो वही अब पीएफआई को यहाँ पर स्टैब्लिश करनी है, ये इनकी प्लेबुक है। फिर सेकंड स्टेज में क्या कहते हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग। पहले सेकंड स्टेज में जो हमारा जो नैरेटिव ऑफ ग्रीवेंस है, जो हमारी जो शिकायतें हैं, उनका जो नैरेटिव हम बनाते हैं, उसको दूर दूर तक फैलाएं, और उसके सहायता से हम मास मोबिलाइजेशन करें पीएफआई की लीडरशिप में, और सिलेक्टिवली हम हिंसा का सहारा लें, यूज वायलेंस सिलेक्टिवली, डेमोन्स्ट्रेट, हम सिलेक्टिवली वायलेंस का यूज करें, टेरराइज आवर अपोनेंट, वायलेंस सिलेक्टिवली, अपोनेंट को टेरराइज करना, मतलब हिंदुओं को डराना, एंड टेरराइज आवर अपोनेंट्स। यहां से आतंकवाद आरंभ हो जाता है कि कैसे दूसरों को हम आतंकित करें। और अब फिर बोलते हैं कि साहब, अच्छा पहले में जो मैं एक चीज कि पहले में कह रहे हैं कि साहब कि हम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसको बार बार इन्होंने पी डिपार्टमेंट करके बोला है, कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो मतलब ट्रेनिंग देगा अटैकिंग और डिफेंसिव टेक्निक्स की, और तलवार, रॉड और इस तरह के जो दूसरे अस्त्र हैं या शस्त्र हैं जिनको कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग देगा। अब सेकंड स्टेज में कहते हैं कि जो हमारी जो पी है, उसमें जो भी पी कैडर में है, उसमें जो इनके पास जो विशेष टैलेंटेड है, उनको हम स्पॉट करेंगे और उनको एडवांस ट्रेनिंग देंगे इन्हीं हथियारों पर, इंक्लूडिंग फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। देखिए कितने अच्छे विचार हैं इनके। फिर कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर का सहारा लेते हुए जो हमारे जो असली इरादे हैं उनको छुपाकर हम एससी, एसटी और ओबीसी को भी रीच आउट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप आरएसएस से दूर होइए, हमारे पास आइए, और हम अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करेंगे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, और जहां भी संभव होगा वहां हम अपने मैटर्स के लिए फेवरेट आउटकम्स सीख करेंगे। फिर थर्ड स्टेज कहते हैं कि थर्ड स्टेज में साहब हम एससी, एसटी, ओबीसी के साथ क्लोज अलायंस बनाएंगे, और क्लोज अलायंस बनाकर पॉलिटिकल विक्ट्रीज हम करेंगे। कैसे कि 50% के जितने भी मुसलमान हैं उनके 50% और एससी, एसटी, ओबीसी के 10% हमारे साथ होंगे,
अब इसमें जय भीम जय मीम वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि अंबेडकर की वो शील्ड बनाएंगे, ओबीसीज को अपने साथ ले लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि देखिए ये लोग मिल जाएंगे, बाद में इन्हीं लोगों को भी मार दिया जाएगा। मतलब ये जो भीमवादी हैं या जो जय भीम करते हैं, इनके लिए एक करारा तमाचा है जो आजकल सत्य के दर्शन चैनल है, साइंस जर्नी चैनल है, वो सब बने पड़े हैं। तो वो सब इन लोगों के ही एक विंग हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पॉलिटिकल विक्ट्रीज जो हैं उनको हम उपयोग में लाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को फैलाएंगे, और फैलाने के बाद ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस है वो केवल अपर कास्ट हिंदुओं में रुचि रखता है। ये बात अलग है कि जाति पीएफआई पाति वाले जो बना दो, हैं जब लोगों को जय भीम लड़वा की दो बात आपस करते में। हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पिछले जब 2014 से जो हिंदू मारे गए हैं या जिनकी लिंचिंग हुई है या लव जिहाद में मारे गए हैं, जो भी हुए हैं, उसमें 50% से अधिक तो केवल दलित हैं, और कोई अपर कास्ट तो 2-4 ही होंगे उसमें। अधिकतर तो दलित और ओबीसी ही है, एससी एसटी दलित और ओबीसी ही है। ओबीसी को ज़्यादा तो मारा इनका गया जो है भीम इस्लामियों का के नैरेटिव द्वारा, है यहीं पे लेकिन फिर फेल हो भी रहा है ग्राउंड पे, ये अलग वो बात है। लोग लेकिन हाँ, जय भीम प्रचार जय प्रसार तो मीम इनको करते करना ही है, हैं। तो प्रचार प्रसार इस प्रकार से करेंगे। फिर कहते हैं कि साहब हमारा जो पीई डिपार्टमेंट है वो इस स्टेज पर हमारे मेंबर्स का डिसिप्लिन प्रोजेक्ट करेगा, यूनिफॉर्म मार्चेस करेगा। किस तरह की मार्चेस? जिस प्रकार की ये केरला में करते हैं और जिस प्रकार की हमारे अशोक गहलोत सरकार ने कोटा में सैंक्शन की थी। कोटा में भी यही मार्च हुई थी। और फिर आपको याद दिला देता हूं यहीं पर कि मुस्लिम लीग ने इसी प्रकार से अपना फैलाव करने के लिए एक मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड बनाई हुई थी। तो ये मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड का दूसरा स्वरूप, जो मैं कई बार आपको कहता आया हूं पीएफआई के बारे में, तो ये यही करना चाहते हैं। वही मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड की तरह इनकी जो पीएफआई का जो पीई फिजिकल एजुकेशन जिसको कह रहे हैं ये, वो इस प्रकार का कार्डर बनाने जा रहा है। और थर्ड स्टेज में कहते हैं कि स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव शुड बी डन एट दिस स्टेज। यानी कि हथियार और विस्फोटक जो है उनका जखीरा इस स्टेज पर इकट्ठा किया जाएगा, इसका पूरा जखीरा बनाया जाएगा। फिर फाइनल स्टेज में कहते हैं साहब, फाइनल स्टेज में क्या करेंगे ये कि फाइनल स्टेज में हम अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएंगे। पूरी मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम साइडलाइन कर देंगे, किनारे कर देंगे, और साथ में हम 50% एससी एसटी ओबीसी का भी ट्रस्ट जीत लेंगे। कैसे? जैसे कि इन्होंने बंगाल में 1946 में जीता था ना, वो आपके जोगिंद्रनाथ मंडल को साथ मिला के, और बाद में फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर जो दलित थे उनके साथ क्या किया था, वो यदि पढ़ना हो तो अनब्रेकिंग इंडिया में जोगिंद्रनाथ मंडल का जो उन्होंने रेजिग्नेशन भेजा था लियाकत अली खां को, उसका पूरा का पूरा पाठ उसमें वहां पर है, आप पढ़ सकते हैं उसको कि जोगिंद्रनाथ मंडल ने क्या कहा था कि किस प्रकार से दलितों का उपयोग करके और बाद में उनके साथ किस तरह के अत्याचार किए गए, कि जब सत्ता मिल गई तो फिर वो हिंदू करार कर दिए गए और उनको ऊपर अत्याचार करके उनको बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जो था तब वहां से भगा दिया गया। तो खैर इसकी बात तो वो क्यों करेंगे, वो तो अपने हित की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि साहब कि जो भी इसके बाद जब हमारे पास पावर आ जाएगी तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे इंक्लूडिंग आर्मी और पुलिस, वो सारे के सारे लॉयल मुस्लिम्स और एससी एसटी ओबीसी से भरे जाएंगे। बस इनको ये बता दें कि भारतीय सेना में आज भी बहुतायत जो है वो ओबीसी की ही है। भैया यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि दलितों को ये मिलाएंगे साथ में, हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए, उनको दबाने के लिए। उसके बाद जब इनका इस्लामिक राज आ जाएगा तो उन दलितों को भी हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनके ऊपर भी फिर वही चीज़ की जाएगी जो बाकियों के ऊपर की जाएगी। तो जो जय भीम जय मीम करते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है इस वीडियो में। जो ये संजय दीक्षित हैं ये कह रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट इनके पास है, लेकिन अभी न्यूज़ पे भी आने वाला है, हर जगह आने वाला है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और ये इनके पास मिला है पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो हर बंदे को ये जानना ज़रूरी है और इसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो आपको जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुंचाना है। यदि ज़्यादा देखना हो तो आप पूरा जाकर देख लीजिएगा ध्यान से। फिर पीई कार्डर जो है, ये पीई कार्डर मतलब जो इनके गार्ड, नेशनल गार्ड टाइप के जो है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के भी सामने खड़े होकर उनको भी चुनौती देंगे। और उसके बाद फिर जब हमारे पास ट्रेंड, वी हैव इनफ ट्रेंड कार्डर्स एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ आर्म्स, जब हमारे पास पूरी तरह से प्रशिक्षित कार्डर होगा और हमारे पास हथियारों का जखीरा होगा, तब हम एक नया संविधान घोषित कर देंगे जो कि इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित होगा। जय श्री राम। अब आप तैयार हो जाइए, यह इनके प्लान हैं।
और ये इनकी जो एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम रणनीति कहते हैं, रणनीति के साथ साथ फिर इन्होंने और भी बातें बताई हैं, रणनीति के साथ साथ इन्होंने अपनी टैक्टिक्स भी बताई हैं। वो टैक्टिक्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन टैक्टिक्स में ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस कैसे किया जाए, किस तरह से हम अपनी झूठी सच्ची जो हमारे अत्याचारों की कहानी हमारे ऊपर जो बनानी है वो किस तरह से किया जाए। इसलिए कि साहब की मुस्लिम कम्युनिटी को लगातार रिमाइंड किया जाए बाबरी मस्जिद के बारे में, दंगों के बारे में, मुस्लिमों की लिंचिंग के बारे में। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल काउंटर नैरेटिव भी बड़ा स्ट्रांग है और इनके जो अत्याचार होते हैं वो कन्हैया लाल का जो बेहेडिंग हुई या उसकी जो गला काटा गया वो किस में आएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमें भी इनकी तकनीक समझ के तैयार रहना चाहिए। और फिर हम उन्होंने मास मोबिलाइजेशन कैसे किया जाएगा ये भी इसमें लिखा हुआ है। मास मोबिलाइजेशन एजेंडा पीएफआई के अंडर में कैसे लाया जाएगा ये भी लिखा है। फिर एक और स्ट्रेटजी बनाएगा पीएफआई इन एवरी हाउस, कि हर घर में पीएफआई को घुसेड़ना है, उसकी भी स्ट्रेटजी बताई हुई है। फिर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की भी स्ट्रेटजी बताई हुई है, कैसे लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, कैसे उनका प्रशिक्षण होगा, इसकी भी तकनीक बताई हुई है। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट हिंदू संघ परिवार लीडर्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। ये कहा गया है कि इट इज इम्पेरेटिव टू कलेक्ट एंड कीप रेडी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल डिटेल्स ऑफ हिंदू आरएसएस लीडर्स। ये इसमें सब दिया हुआ है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, हमने इसको उपलब्ध करा दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मेरे विचार से अब आपको उस वेबसाइट पर जाकर इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। आप स्वयं पढ़ें और स्वयं पढ़ने के बाद में ये तय करें कि इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। और ये प्रतिकार सरकार के ऊपर तो हम दबाव डालेंगे ही, क्योंकि सरकार तो पीएफआई वो पता नहीं क्यों इतना हल्के से ले रही है या जानबूझ के हल्के से ले रही है कि संभवतः ये समझती है कि पीएफआई से यदि हिंदू डरेगा तो इकट्ठा होकर हमको वोट देगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह भी बताना आवश्यक है हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, कि वोट ही सब कुछ नहीं होता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमने भाजपा आरएसएस को चुना है, केवल इसलिए नहीं कि हम वोट देके उनको लगातार जिताते रहें और वो जो है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ ना करें, सिर्फ ये सोचते रहें कि हिंदू डरता रहेगा तो हमको वोट देता रहेगा। वो कांग्रेस वाली स्ट्रेटजी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। फिर जो है वैक्यूम पैदा होगा, तो फिर वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई अवश्य आ जाता है। आप जानते हैं कि प्रकृति जो है वो किसी भी तरह से वैक्यूम पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों ये आपने अभी सुना, और ये पूरा का पूरा प्लान है पीएफआई का। जो लोग सेकुलर हैं उन लोगों को ये एक करारा तमाचा है। सेकुलर कौन? हिंदू ही तो सेकुलर होता है। मैंने जितना भी देखा है, मैंने कभी नहीं किसी मुसलमान को सेकुलर देखा। हाँ, हिंदू के सामने आते उसका अलग फेस हो जाता है, लेकिन बैकएंड पे अगर उनकी बातें सुनो तो वो सेकुलर नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदू बैकएंड पे जब अपनी कम्युनिटी से बात करते हैं तो वो सेकुलर होते हैं। और मैक्सिमम 98% मैं बोलता हूँ, सिर्फ 2% हिंदू है जो इस चीज़ को जान रहा है। 98% हिंदू सेकुलर है। नहीं 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 नहीं, ये तो भाई तुम गलत बोल रहे हो, अरे तुम तो नफ़रत फैला रहे हो। अब ये, और कईयों को ये लगता होगा कि यार बीजेपी है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। नहीं, बीजेपी भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। सबका साथ सबका विकास मोदी का नारा है ना, सबका साथ वाला जो चीज़ है ना। हम ये नहीं कह रहे कि भैया मुसलमानों को दबा दो, मुसलमानों को कुचल दो, ना ना ना, हम ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये पीएफआई वाले कौन है? हम ये कह रहे हैं सबको समान अधिकार दो, हिंदुस्तान में जो भी रहता है उसको समान अधिकार दो। हमारा जो बात है उसको समझने के लिए आपको बहुत एनलाइटनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। संजय दीक्षित जैसे बंदे एनलाइटन बंदे हैं ये। हम ये कह रहे हैं समान अधिकार दो, कुछ लो मत। जब भी कांग्रेस राज आती है तो वहाँ पर क्या होता है, मान लो किसी जैसे कन्हैया लाल जैसा इंसिडेंट हुआ, वैसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है ताकि हिंदू ना भड़के। हिंदुओं को एक स्लीपिंग पिल खिलाई जाती है, चाहे किसी भी तरीके से, या तो वो खबर को बाहर ही नहीं आने देते, और खबर अगर बाहर आ जाती है तो हिंदुओं को बोला जाता है तुम शांत रहो। जो गांधी जी की नीति थी वही थी, वो भी ऐसे कहते थे।
तो हिंदू क्या आता है, शांत हो जाता है, सो जाता है, ठीक है भाई सरकार है अपने आप देख लेगी, और वैसे करके जगह जगह पर कन्हैया लाल मरते रहते हैं, उनको कभी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अगर एक अखलाक की लिंचिंग हो जाती है, एक बाइक चोर की लिंचिंग हो जाती है, तो उसको ऐसे फैला दिया जाता है कि दुनिया, जैसे कि इसमें भी लिखा था इनके डॉक्यूमेंट में भी, उसको ऐसे फैलाया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, हाय मार दिया, हाय मार दिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको समान अधिकार का अधिकार है इस देश में जो भी रह रहे हैं। तो आप अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहे, हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है हमारा देश, जो मैक्सिमम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है, चाहे संविधान में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, ये जो हिंदू सेकुलर है यही तो होगा, क्यों हिंदू तो होता ही सेकुलर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये लिखा हुआ है हिंदुओं में। तो ये तो सेकुलरिज्म तो यहीं से निकला है। और ये जो भीमवादी हैं इनको भी ये चीज़ सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने ही समाज को काटने दौड़ते हैं वो, लेकिन जब तक समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। टाइम से समझ लोगे चीज़ों को तो हम एक आदर्श समाज बना सकते हैं, मुसलमान भी उसमें रहेंगे, शांति से रहेंगे। लेकिन ये पीएफआई जैसे लोग जो है ना, ये खतरा हैं, समझो। हम मुसलमानों से बिल्कुल नफ़रत नहीं करते हैं, लेकिन जिन मुसलमानों से हम मिलते हैं वो कहते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है, बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था तो ये मार काट के लिए एकदम खड़े हो गए थे, सामने सामने बोलते हैं, और हिंदू चुपचाप सुनता है, वो बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें तो शांति रखनी है भैया, हमें तो भाईचारा भी निभाना है। तो ये आपके लिए वीडियो था। हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिली होगी, कुछ अवेयरनेस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नया वीडियो, अगला वीडियो लेकर आऊँगा ऐसे ही भाई पुनर। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि मैं नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।